पीले पन्नों से अध्याय 2 का 9वां भाग आपने सुना। अब सुनिए पीले पन्नों से अध्याय 2 का 10वां भाग। आपका स्वागत है। एक नया घर व पुनः उन्हीं बाबा जी की उपस्थिति। अब मैं एक नए मकान जो एक लघु महल ही था कि ऊपरी मंजिल के एक कमरे में आ गया। वो विशाल मकान भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से आए एक सिख परिवार का था, जिसमें उस समय की एकमात्र बची संपदा उस घर के लगभग 60-65 वर्षीय सरदार जी थे। सरदार जी के 4 बेटे थे और 2 बेटियां, सभी विवाहित। सरदार जी के घर आने की कथा समाज में शिक्षक के सम्मान और स्वयं शिक्षक द्वारा अब उसके ह्रास से समकृत है। एक बार मैं निकट के एक प्राइवेट स्कूल में भाषण प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वहां विशिष्ट अतिथि थे अपने ये ही सरदार जी। पता नहीं मेरे 8-10 पंक्तियों के किस व्याख्यान पर रीझ गए और पूछा कि आप रहते कहाँ हो। टेलरिंग दीदी के यहाँ बताने पर बोले, उस्तादों को बहुत ठाठ से रहना चाहिए, बल्कि ये तो दुनिया नू करना चाहिदा है। उन्होंने मुझे दीदी का घर छोड़कर अपने घर आने को कहा। उस शाम मैंने दीदी से सरदार जी का जिक्र किया तो वे आश्चर्यचकित होकर बोली, आपसे इतनी बात की उन्होंने? बहुत बड़े हैं वे। उस समय मैं ये अनुमान नहीं लगा सका कि वे वास्तव में कितने बड़े हैं। जब दीदी का घर छोड़ने का फैसला किया तो मैंने सरदार जी को एसटीडी बूथ से फोन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल से सीधा उनके घर आ जाऊं। सामान वे खुद टेलरिंग दीदी के यहां से मंगवा लेंगे। मैं सामान इधर उधर ले जाने या उठाने में थोड़ा पीछे ही रहता हूं। लिखत पढ़त घंटों कर लेता हूं, परंतु लगा कि दीदी से ठीक से मिलकर ही घर छोड़ूंगा। इस पर सरदार जी ने कहा कि ठीक है, शाम को 5 बजे वे जीप भेज देंगे, उसी में घर आ जाना। दीदी से उनका घर पैदल चले तो मात्र 10 मिनट का ही दूरी पर था। मेरे पास सामान ही क्या था, एक फोल्डिंग पेडेस्टल फैन, 2 बड़े बैग्स, बस। स्कूल से लौटकर दीदी को सरदार जी के घर शिफ्ट होने का बताया तो वे और आश्चर्य में पड़ गई। बोली, अज तक नी सुनिया कि किराए पर रूम भी दिता उन्होंने। शाम को खुली जीप में 4 बलिष्ठ युवा आए और मुझे सामान सहित सरदार जी के यहां ले आए। ऊपर जाकर उन्हीं लोगों ने मेरा सामान रखा और बिस्तर भी लगाया। उस रात महीनों बाद मैंने घर का खाना संतुष्टि के साथ खाया। अगली सुबह अभी नहाकर कमरे में आया ही था कि आलू के पराठे व एक बड़े डोंगे में दही मेरे बिस्तर पर अखबार बिछाकर रखे हुए थे। खाकर नीचे आया, बर्तन चौके में रखे, सारा परिवार अंदर किसी कमरे में था। मैं स्कूल चला गया। स्कूल में सरदार जी की वो पंक्तियां मुझे बार बार ध्यान आती रहीं। उस्तादों को बहुत ठाठ से रहना चाहिए, बल्कि ए तो दुनिया नू करना चाहिदा है। रूसी साहित्यकार अंतोन पवलावचिव चेखव 1860-1904 के एक संस्मरण में शिक्षकों के संदर्भ में लगभग एक ऐसी ही पंक्ति है, मुझे स्मरण है। परंतु आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल से लेकर अन्य का जो हाल बेहाल
वैयक्तिक स्वार्थों को लेकर मैंने देखा, वैसे शिक्षकों को समाज में क्यों सम्मान देगा? एक भिन्न शिक्षक को भी वैसे सम्मान की अपेक्षा होना उचित तो नहीं। शिक्षक का कार्य अध्यापन है, जो पाठ्यक्रम तक ही सीमित ना होकर उसके अपने चरित्र व दृष्टांतों तक विस्तीर्ण है, जो बिना अपेक्षा के निज दायित्व का निर्वाह और परिवेश से विशिष्ट तटस्थता ही समीचीन है। अभी तक सरदार जी के घर का किराया तय नहीं हुआ था। स्कूल से रास्ते में भोजन कर रूम के लिए ऊपर चढ़ रहा था तो सरदार जी का नौकर बुलाने आया कि वे अंदर बुला रहे हैं। पहली बार मैं उनके घर के भीतर जा रहा था। एक अति सुंदर व बहुमूल्य सजावटी सामानों से सुसज्जित वो घर स्वयं के वैभवशाली होने का परिचय दे रहा था। एक बड़े कमरे में सरदार जी का लगभग पूरा परिवार, उनके पुत्र बधुएं, यहां तक कि 3-4 नौकर उपस्थित थे। सरदार जी को प्रणाम किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया और बोले, हमने किराया तय नहीं किया उस्ताद जी। ये बात तो मैं स्कूल में सोच ही रहा था। फिर वे बोले, आपको कोई किराया नहीं देना, इधर हम लोग किराएदार रखते ही नहीं हैं। अब आगे गल ये है कि आप जो ये ढाबे पर खाते हो ये भी बंद। इधर हम लोग भी खाना बनाते हैं। ये ब्रेकफास्ट बस तुसी अकेले करोगे, क्योंकि उस टाइम आपको स्कूल जाना होता है। बाकी दोपहर का स्कूल में इधर से है, एक नौकर की तरफ इशारा कर, रोज लेके आवेगा। शाम नू चाह फिर 9:30 ते रात दा खाना फिर पूरे घर के साथ। मैं बीच में कुछ बोलने का प्रयास करता तो वे अपनी आवाज और ऊंची कर लेते थे। उस्ताद जी, गल ए हैगी है कि चाह ते रात ते खाने वास्ते तुहानू नीचे आना होएगा। जे सानू इस लायक नहीं समझदे ते चाह रात दा खाना ऊपर ही पहुंचा देंगे असी। इस पूरी एक तरफा बात में मैंने 2-3 बार प्रवेश लेने का प्रयास किया, लेकिन सरदार जी ने अपना स्वर ऊंचा कर ते उस्ताद जी गल ए है कहकर मेरे शब्दों को पूर्ण खड़ा होने से पहले ही हर बार धराशायी कर दिया। अंतिम बात जो सरदार जी ने कही उससे मैं चौंक गया। वे पूरी फैमिली की ओर इशारा करते हुए बोले, ए पूरे घर मतलब घर नू आदेश हैगा, जान दे पहले बाबा जी का। सरदार जी मुझे यंत्र प्रदान करने वाले उन बाबा जी की बात कह रहे थे जिनका जिक्र संस्मरण में पहले आ चुका है। अब मैं पूरी तरह मौन हो गया। सरदार जी ने स्पष्ट किया, इस घर विच मीट शीट कुछ नहीं बनदा। इसके बाद मेरा उस घर में एक सदस्य की तरह रहना शुरू हो गया। सरदार जी की बिटिया की रिंग सेरेमनी उसी घर में हुई, जिसमें मुझे एक फैमिली मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। वे श्रोता जो बाबा जी, उनके यंत्र, बाबा जी के पूर्व घोषित देहांत, फिर इन सरदार जी की समग्र बातों को हल्के में ले रहे हैं। आज से 22-23 वर्ष पूर्व की सोचूं तो मैं भी उन्हीं की ओर हूं, परंतु उस समय वे बाबा जी व उनका प्रदत्त यंत्र आगामी घटनाओं के लिए एक शील्ड तैयार कर चुके थे। क्या ये संयोग कहा जाएगा कि 22-23 वर्ष बाद मुझे महाकष्ट देने
षड्यंत्र के लिए चला खाऊपी समाज में पूर्व से और अधिक बदनाम, शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त पुत्र से निपटता हुआ मेरे प्रति प्रत्येक विरोधी कदम पर घोर अस्वस्थ हो आजाद नगर चौक के रुग्णालय में गुपचुप इलाज कराता हुआ है, तो उसके झूठे गवाह या उनके परिवार के लोग कष्टपूर्ण देहावसान होते हुए अंततः समाज में है हो चुके हैं। ये सब प्रसंगवश बताना ये भी समीचीन होगा कि खाऊ पी के हाथों बिका एक धोखेबाज धोखे से कुछ वर्ष के अंदर एक पारिवारिक सदस्य की हत्या के सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा काट रहा है। बाबा जी ने यंत्र देते हुए कहा था, कोई भी आपका अहित करेगा तो रोएगा जीवन भर, उसके साथी भी रोएंगे हमेशा। कर्म मानव मात्र के लिए गुप्त हो सकता है, परंतु ईश दृष्टि से बचता नहीं है। कर्म फल को इसलिए सुनिश्चित कहा गया है। शिव बाबा की कृपा से मैं शांत, सुखी व वैयक्तिक अध्ययन में संलग्न हूं। शिव बाबा की ही कृपा से लेखन करता हुआ। ऐसे में सरदार जी के उस समय के बाबा जी के निर्देश के संदर्भ में जो बताया गया, उस पर भले ही उस समय में पूर्ण विश्वास नहीं कर पाया था, परंतु आज उनके घर का सदस्य बनकर रहने के अपने निर्णय, क्षमा करें, सब तय है को मैं उन मेरे जीवन के प्रकट संत या श्रेष्ठात्मा के प्रति सम्मान ही मानता हूं। सरदार जी और मेरा स्नेह बढ़ता रहा। पराया मैं और वे रात को उनके ही कक्ष में सोते। वे भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से परिवार से भटके हुए इधर आए थे। उनका विवाह इधर ही हुआ और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उस समय के उनके संघर्ष व प्राप्तियों पर ना उन्होंने कुछ बताया, ना मैंने ही कुछ पूछा, परंतु नगलभुर में उनकी बहुत कृषि भूमि थी, जिन पर वे और उनके पुत्र बिहार से आए मजदूरों से कृषि कराते थे। चंडीगढ़ हाईवे पर उनका एक भव्य रेस्टोरेंट भी था। वे उस क्षेत्र के सबसे धनी व प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनका स्वयं का व उनके पुत्रों का भी व्यवहार बहुत सौम्य था, परंतु क्षेत्र का प्रत्येक गलत आदमी उनसे डरता था। नगलभुर से आने के बहुत वर्षों तक उनसे फोन पर बातें होती रही। वो लैंडलाइन का जमाना था। बाद में कुछ मेरी नौकरी संबंध, यहां वहां रहने तथा अंततः नियतिवश संपर्क कम हुआ। वर्ष 2003 में एक बार उनके लैंडलाइन पर कॉल की तो उधर से एक व्यक्ति ने सूचना दी कि ये नंबर अब नए रूप में उन्हें अलॉट हो गया है। फिर उनसे कोई संपर्क ना हो सका। सब कोई एक निश्चित स्क्रिप्ट के अनुसार हमारे जीवन में आते हैं और एक बार जुदा होने के बाद फिर मिलेंगे या नहीं, ये किसी को पहले से कुछ पता नहीं चलता। वो स्क्रिप्ट है ही इतनी गोपनीय। बिना गणित के संबंध। सरदार जी के यहां आने से पूर्व आर्मी के एक टेलीफोन एक्सचेंज कर्मी व सेंट्रल स्कूल के एक म्यूजिक टीचर से अनुपम मित्रता मुझे याद आती है। आर्मी स्कूल में प्रायः शाम को कुछ स्थानीय स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलने आते थे। मेरा टेलरिंग दीदी वाला रूम पास ही था, तो मैं भी स्कूल ग्राउंड में पहुंच जाता था।
स्कूल से ही अलग था आर्मी का एक टेलीफोन एक्सचेंज। बच्चों की बॉल जितनी बार एक्सचेंज की बाउंड्री में जाती, सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति उतनी ही बार उसे उठाकर बच्चों की ओर फेंक देता। कितनी भी बार हो, वो ना झुंझलाता, ना उसके चेहरे पर तनिक भी क्रोध उभरता। किसी का बड़प्पन अपनी उससे तुलना करने पर ही समझ आता है। मुझे लगा कि 1 या 2 बार से अधिक मैं कभी बॉल ना लौटाता, खरी खोटी सुनाता अलग से। बस वो बिना मिले ही मेरे आदर का पात्र हो गया। हमारी दुआ सलाम दूर से हुई, परंतु बातचीत कभी नहीं। आर्मी एक्सचेंज उन दिनों क्लिप्स वाले होते थे। एक कॉल को दूसरे से कनेक्टर करने की पिन होती थी, जिसे जोड़कर एक्सचेंज कर्मी 2 लोगों के संवाद स्थापित करवाता था। एक्सचेंज में एक छोटी बैरक थी, जिसमें 4 लोग ड्यूटी अनुसार लगातार कॉल्स कनेक्शन कराते थे। सुरक्षा की दृष्टि से वो मोस्ट सेंसिटिव एक्सचेंज थी। एक रोज स्कूल में गेट टुगेदर था, जिसका दायित्व मुझ पर था। नाश्ते से पूर्व मैंने सभी की राय ली कि यदि एक्सचेंज में भी 4 लोगों का नाश्ता भिजवाया जाए तो सभी सहमत थे। हमने स्कूल के गार्ड, जो एक सैनिक ही था, को नाश्ता देकर एक्सचेंज भेज दिया। वो देकर आ गया। मैं इस बात को विस्मृत कर गया। एक रविवार में पठानकोट के एक सुप्रसिद्ध भोजनालय में दोपहर का भोजन कर रहा था, तो वही बॉल वाला व्यक्ति भी वहां एक अन्य कर्मी के साथ था। बॉल वाले कर्मी, अब उसका नाम बस यादव भैया याद है, ने पास आकर कहा, आप सम्राट सर? मेरे हां बोलने पर उसने बताया कि एक शाम स्कूल से नाश्ता आया था, जो 2 सालों में जब से वो वहां है पहले कभी नहीं आया। तो लाने वाले गार्ड से पूछा, उसने बताया, सम्राट सर जो कभी कभी क्रिकेट ग्राउंड में आते हैं, उन्होंने भिजवाया है। उनके साथ का कर्मी केरल राज्य का था। हम तीनों ने साथ ही भोजन किया। वापसी में जब बस द्वारा हम व्यास के पुल से गुजरे, तो वो प्रेम कथा उन्हें मैंने सुनाई। वे बहुत भावुक हो गए। केरल वाले भाई को जितना कोशिश हो सके हम दोनों ने समझाने का प्रयास किया। हम दोनों ही ये समझने में नाकाम रहे कि वो भाई कितनी समझ पाया, परंतु जिस तरह वो नगलभुर तक गंभीर रहा, हमने मान लिया कि मूल तक वो पहुंच गया है। बाद में मेरे स्टोन पेन, मेरे सीओ से तनाव, आर्मी कैंटीन से सामान लाने आदि अनेक कार्यों में उसने एक सामान्य व्यक्ति से कहीं बढ़कर मेरी सहायता की। विशेषकर सीओ प्रकरण में वो नौकरी की दृष्टि से सीमा से बढ़कर मेरे पक्ष में आ खड़ा हुआ, जिसका जिक्र सार्वजनिक रूप से लेखादि द्वारा करना समीचीन नहीं है। दूसरे मित्र रहे सेंट्रल स्कूल के म्यूजिक टीचर। उनका भी नाम अब याद नहीं। वे जम्मू से थोड़ा ऊपर किसी स्थान के थे। उनके स्कूल में किसी नए देश प्रेम के गीत जो प्रचलित ना हो की तैयारी उन्हें करानी थी। उन्हें किसी ने मेरे बारे में बताया। वे स्कूल आकर मिले तो मैंने उन्हें शाम 6 बजे रूम पर आने को कहा। शाम को वे आए तो मैंने उन्हें एक स्वरचित गीत दिया जो भा गया उन्हें। उस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे भी बुलाया। बाद में जब मुझे पेट दर्द, स्टोन पेन के कारण के इलाज हेतु पठानकोट जाना पड़ा, तो वे अनेक बार साथ रहे और दीदी के घर जाने ना देकर अपने रूम पर ले गए। यादव भैया और उन म्यूजिक टीचर से मेरा वहां से आने के बाद भी टेलीफोनिक संपर्क रहा। उन दिनों लैंडलाइन फोन्स ही थे, सो बराबर किसी से
वो भी आर्मी व सेंट्रल स्कूल के इतनी दूर के विपत्ति काल के साथियों से संपर्कों में व्यवधान आए और अंततः संपर्क टूट ही गया। उन दोनों की मित्रता में ना तो व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में अतिरिक्त जानने की जिज्ञासा थी, ना जो कर रहे थे उसका दिखावा, ना निभाने की मजबूरी, ना कोई पुरानी परखी स्थितियां, ना मेरे तेरे का तुलनात्मक गणित, ना स्वार्थ था तो बस ये भाव कि आवश्यकता सभी को एक दूजे की पड़ती है और अनेक बार हम बिना किसी प्रत्याशा के अन्य की सहायता करते हैं, क्योंकि सच ये है कि हमारे भीतर बैठा कोई हमें वैसा करने हेतु प्रेरित करता है। आज इन पंक्तियों को कहते हुए मैं कामना करता हूं कि वे दोनों इसे सुने और हम फिर मिलें। आत्मा में तो वे बसे ही हैं। इसी के साथ पीले पन्नों के अध्याय 2 का 10वां भाग समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 2 का 11वां भाग। धन्यवाद।